नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार पर कांग्रेस पार्टी लगातार आक्रामक मुद्दा में नजर आ रही है। लगातार पार्टी दफ्तर में अलग अलग नेताओं द्वारा सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोला जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेरा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में बिहार सरकार की गंभीर वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के विभागों ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी ईयूसी नहीं जमा किए, जिससे 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ न केवल पुल पानी में बह गए, यहाँ 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गए। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दो बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़, उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये पड़ गए। अब इस प्रेस वार्ता के बाद मैं अभय जी ने कोई वीडियो बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ गए। नीतीश जी तो चाहिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी है हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल है उन्होंने कितना लिया वो सब आपको भी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी रहे, सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े, उससे बड़ा पापी अपराधी नहीं, पापी और कौन हो सकता है। अपराध तो बहुत होते हैं, पाप, ये पाप है। बच्चों का भोजन चुरा ले, उसको भगवान माफ नहीं करता, तो बिहार की जनता कैसे माफ करेगी, ये देखो। ये जो कुल बजट है बिहार का, ये 70,000 करोड़, उसका 1/3 हिस्सा है, 1/3। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। इस 70,000 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते थे, कितने ईमानदारी से पुल बना सकते थे, स्कूल बना सकते थे, बच्चों को शिक्षित कर सकते थे, कॉलेज बना सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था इस 70,000, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 70,000 करोड़ बन गए, चोरी हो गए, डाका हो गया। ये वो लोग हैं जो मेरे से और आपसे बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और खुद यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे। हमसे कागज मांगते हैं, खुद कागज, हिसाब किताब के कागज नहीं दे पा रहे। ये वो लोग मक्कारी देखिए, डाका भी डालते हैं, सीना जोड़ी भी करते हैं। और ये भरोसा क्यों आता है? ये भरोसा इसलिए आता है क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव आयोग अब इनकी जेब में है, ये कितना ही डाका डाल ले, कितनी चोरी कर ले, इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जानते नहीं है, ये बिहार का मीडिया है, ये बिहार की भूमि है, ये क्रांतियों की भूमि है। पूरे विश्व ने बिहार से क्रांतियों को उपजते हुए देखा है, इसलिए कितना ही चुनाव आयोग अपनी जेब में रख लीजिए, बिहार का एक एक मानस, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटा, एक एक बेटी जरूर आवाज उठाएगा और इसके खिलाफ बटन दबाएगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सवाल जवाब किए। तो वहीं पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में आगे उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भी संभावना कुछ भी बनती है, इसलिए मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। राजनीति में कुछ भी संभव है। मैंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है।
ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं। ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है, जब चर्चा चलेगा तो हम निश्चित रूप से आपको खबर करेंगे। देखिए, ये आपकी सोच है, हमारी सोच ऐसी नहीं। देखिए, चिराग पासवान जी ने अपराध के बारे में उस दिन कहा जिस दिन एक घटना घटी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, बिहार सरकार में कानून का अख्तियार है, गोपाल खेमका की हत्या में हत्यारा पकड़ा गया और एक इनकाउंटर हुआ, और उसी तरह से उन्होंने देखा कि जो गैंगस्टर का पारस अस्पताल में हुआ, 3-4 दिन के अंदर कलकत्ता तक से जो है पुलिस ने खींचकर उसको ले आया। तो चिराग जी ने स्पष्ट तौर पे कल उनका बयान आया है कि बिहार में कानून का अख्तियार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारी बहुमत से सरकार बनेगा। और 243 सीट मैं इसलिए बोलता हूं कि हर सीट को जिताना चिराग पासवान की जिम्मेवारी है। तो चिराग जी ने बहुत ही अच्छी बात कही जो कल के समाचार में आपको मिला होगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में अब चिराग पासवान अब लोग इस पर मैं क्या बोल सकता हूं, लोग तो कुछ भी, लोगों का काम है कहना। सीएजी के रिपोर्ट में बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी ने और स्पष्ट तौर पर प्रेस को सूचना दिया है कि ये फाइनेंशियल बैकलॉग इसको कहते हैं, और बिहार की जनता इस बात को जान रही है कि 2024 का सीएजी रिपोर्ट विपक्ष को ख्याल आ रहा है। 2023 में कितना बैकलॉग था ये ख्याल नहीं है, 2022 में कितना था ये ख्याल नहीं है, 2021 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 2005 में कितना था ये ख्याल नहीं है, और 1995 में कितना था ये ख्याल नहीं है। कोई भी बात बोलने के पहले 10 साल का डाटा देना होगा कि 1,09,000 का हिसाब पिछले साल, 98,000 का उसके पिछले साल। ये फाइनेंशियल बैकलॉग सिस्टम है, और इस फाइनेंशियल बैकलॉग, इसको वित्तीय बैकलॉग बोलते हैं कि 3 साल 4 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट से हिसाब आता है और वो बैकलॉग क्लियर होता चला जाता है। क्या ये 70,000 करोड़, क्या पिछले पहले 1,09,000 करोड़ नहीं था क्या? तो अब क्या है कि जनता जान रही है कि ये कैग का रिपोर्ट प्रत्येक साल इस तरह का आता है और प्रत्येक साल पिछला बैकलॉग क्लियर होता है। तो जनता जब हंस रही है कि तेजस्वी जी या कोई भी नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सुबह पटना पहुंचे। बता दें कि पटना पहुंचते ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार प्रदेश इकाई की आज बैठक है। बिहार के 29 जिलों से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। वहीं बिहार विधानसभा 2025 में कितनी सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, इस सवाल के जवाब पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज बिहार प्रदेश इकाई की बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के 38 जिले से लोगों को बुलाया गया है और चुनाव की तैयारी के सिलसिले में बैठक है। बिहार में आगामी चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। बात दिल्ली माननीय अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री जी से, दोनों लोगों से बातचीत हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी बात हुई, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उनसे भी बात हुई है, जो प्रभारी हैं, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं विनोद तावड़े जी, वार्ता हो रही है और जल्द ही सीटों के संबंध में तय हो जाएगा। विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा करने वाले हैं। रक्षाबंधन के बाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। देखिए, दोनों लोग दगे हुए कारतूस हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है और लंबे समय तक आरजेडी का शासन रहा है, और यहाँ गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े ये शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं कर पाए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं कर पाए, रोजगार के प्रति व्यवस्था नहीं कर पाए। बात तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लोग,
लेकिन बसने के लिए गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन तक नहीं मुहैया करा पाए। अभी हम लोग यूपी में 1000 रुपया पेंशन देते हैं और बिहार में 400 रुपया पेंशन है। वहाँ शादी अनुदान हम लोग 1 लाख रुपया देते हैं, यहाँ शादी अनुदान 20,000 रुपया है। ये विसंगति क्यों पाल के लोग रखे हैं? इस विसंगति को दूर करने के लिए भारतीय समाज पार्टी, हमारी फौज यहाँ आई हुई है और हम लोग जो व्यवस्था संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान जब लिखा है, तो फिर बिहार में भेदभाव क्यों? यूपी में सारी व्यवस्था सबको मिल रही है, तो बिहार में क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है? यूपी में अगर कोई गरीब बसने के लिए ज़मीन नहीं है तो सरकार अपने पैसे से खरीद करके उसको दे रही है। तो बिहार सरकार को भी चाहिए कि लंबे समय से गरीब आवास नहीं बनवा पा रहा है, अपना छत नहीं पा रहा है, तो इस व्यवस्था को करना चाहिए। अभी जैसे पंचायती राज विभाग हमारे पास है यूपी में, हमने 15 लाख गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देने का काम हम शुरू कर दिए हैं। तो वो व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं लागू होती है? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जो यहाँ बिहार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राय जी और अंजलि जी हैं और यहाँ के प्रभारी हमारे रितेश जी हैं, शालिक यादव जी हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ मजबूती से लगी हुई है और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने, चाहे आप नेवादा का कार्यक्रम। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। दरअसल बिहार में गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही जनता के लिए नीतीश कुमार नई उम्मीद बनकर सामने आए हैं। शहर से गांव तक प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं। यहाँ की जनता जाग गई है। वही नीतीश, लालू या मोदी के अपने परिवार बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जब तक प्रशांत किशोर जी हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वहीं बता दें कि जनसुराज के बिहार बदलाव संवाद सभा सारण जिला के प्रखंड मढ़ौरा के सिरौली पंचायत में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जनसुराज की सदस्यता ली। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कहा कि बिहार में बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि 70 के दशक में बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होती थी, लेकिन आज बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि जब नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनका लक्ष्य बिहार से पलायन रोकना था, लेकिन आज बिहार में कोई उद्योग धंधे नहीं लगे, जिसके कारण ट्रेनों में भर भर कर लोग, बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। वहीं पूर्व विधायक ने आगे कहा कि 2 अगस्त के बाद से चुनाव के लिए कैंडिडेट चयन का काम शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने इसके लिए दावेदारी भी की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने बेटे इराज की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तस्वीरों को साझा कर एक खास संदेश दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। सभी ने पीले पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं। तो तेजस्वी यादव ने अपने प्यारे से परिवार की एक खास झलक, अपने एक खास संदेश भी दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने तस्वीरों को शेयर कर लिखा कि समृद्ध सामाजिक परंपरा, पारिवारिक मूल्यों, बड़ों का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कृति इंसान में सभ्य तथा जीवन को अनमोल बनाती है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी पत्नी राजश्री, बेटी कात्यायनी और बेटे इराज के साथ सुबह सुबह ये खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। तो वहीं अब इन तस्वीरों पर लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 27 मई 2025 को तेजस्वी यादव के घर बेटे ने जन्म लिया था। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में तेजस्वी यादव के बेटे ने जन्म लिया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने 27 मई को सुबह सुबह अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दी थी। हाल ही में उनकी पत्नी
पत्नी राजश्री उनके बेटे और को लेकर कोलकाता से पटना पहुंची थी। वहीं अब तेजस्वी यादव ने अपने परिवार की तस्वीर साझा की है। बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने 3 तस्वीरों को साझा किया है। तो वहीं पहली तस्वीर में जहां तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पीले वस्त्र में हैं, तो वहीं तेजस्वी की गोद में छोटे से इराज हैं जो पीले वस्त्र में बड़े ही प्यारे दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव की गोद में उनकी बेटी कात्यायनी है, तो वहीं पत्नी राजश्री की गोद में इराज है। तो वहीं तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो तीसरी तस्वीर में अपनी बेटी कात्यायनी के साथ गोद में इराज को लेकर तेजस्वी लाड प्यार कर रहे हैं। तो वहीं यूजर इन तस्वीरों पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि इराज बिल्कुल अपने दादाजी यानी लालू प्रसाद यादव के जैसे दिख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।